पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महत्वाकांक्षा, सीक्रेसी और इंटरनेशनल साजिशों की कहानी है। ये 1970 के दशक में शुरू हुआ, रीजनल पावर की चाहत से प्रेरित और अपने पड़ोसी इंडिया के साये में आगे बढ़ा। इस प्रोग्राम के केंद्र में थे एक करिश्माई वैज्ञानिक ए.क्यू. खान, जिन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उन्होंने वेस्ट में अपने कनेक्शंस यूज करके इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और नॉलेज हासिल की। खान की कोशिशें सीक्रेसी में डूबी थीं, दुनिया की नजरों से छुपी हुई। उन्होंने सप्लायर्स का एक नेटवर्क बनाया, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ अनजाने में, जिन्होंने पाकिस्तान को जरूरी सामान और एक्सपर्टीज दी। यूरेनियम को एनरिच करने के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूज टुकड़े टुकड़े करके देश में तस्करी किए गए, ब्लूप्रिंट्स कॉपी किए गए, डिजाइन शेयर किए गए और धीरे धीरे पाकिस्तान का न्यूक्लियर सपना साकार होने लगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तानी सरकार ने खान के कामों को पूरा समर्थन दिया। भुट्टो इंडिया की बढ़ती न्यूक्लियर क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने बम को पाकिस्तान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देखा। उन्होंने प्रोग्राम में संसाधन लगाए, इसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जांच से बचाया। ए.क्यू. खान का नेटवर्क शुरुआती सालों में भले ही महत्वपूर्ण था, लेकिन आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण बन गया। पता चला कि खान नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच रहे थे। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जिससे न्यूक्लियर प्रसार के खतरे सामने आ गए। भारी दबाव में पाकिस्तान को खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें 2004 में नजरबंद कर दिया गया, उनका नेटवर्क तोड़ दिया गया। हालांकि नुकसान हो चुका था। प्रसार की खान की विरासत दुनिया को परेशान करती रहती है। असफलताओं के बावजूद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ता रहा। नई सुविधाएं बनाई गईं और आधुनिक हथियार विकसित किए गए और सदी के अंत तक पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर शस्त्रागार जमा कर लिया था। यह प्रोग्राम, जो कभी खान के इलीगल नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर था, अब एक आत्मनिर्भर उद्यम बन गया था। आज पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बनाता है। यह हथियार नेशनल कमांड अथॉरिटी के नियंत्रण में है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। एक गुप्त सैन्य संगठन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाकिस्तान के न्यूक्लियर शस्त्रागार के विकास, तैनाती और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिद्धांत न्यूनतम विश्वसनीय निवारण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी संभावित हमलावर, मुख्य रूप से इंडिया, को रोकने के लिए पर्याप्त बड़ा और आधुनिक न्यूक्लियर शस्त्रागार रखता है। यह सिद्धांत पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान केवल न्यूक्लियर हमले के जवाब में ही न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, खासकर देश की आंतरिक अस्थिरता और आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए। न्यूक्लियर हथियारों के गलत हाथों में पड़ने का ख्याल एक भयानक विचार है, जो सुरक्षा विश्लेषकों और नीति निर्माताओं को रातों को जगाए रखता है। इंडिया की न्यूक्लियर यात्रा 1950 के दशक में शुरू हुई, जो वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और सुरक्षा चिंताओं के मेल से प्रेरित थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में इंडिया को एक लीडर के रूप में देखा। हालांकि चीन के साथ 1962 का युद्ध और उसके बाद चीन की न्यूक्लियर क्षमताओं का एहसास होने पर इंडिया को अपने न्यूक्लियर रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्षों की बहस और विचार विमर्श के बाद इंडिया ने 1975 में अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर विस्फोट घोषित किया गया था, लेकिन इस परीक्षण ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया: इंडिया एक न्यूक्लियर पावर था, भले ही अनिच्छा से। 1998 में इंडिया ने कई न्यूक्लियर परीक्षण किए और खुले तौर पर खुद को एक न्यूक्लियर हथियार संपन्न राज्य घोषित किया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसने वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इंडिया की स्थिति को भी मजबूत किया, भले ही उसके पास न्यूक्लियर शस्त्रागार हो। सेक्शन 5, ऑपरेशन सिंदूर, एक बदले की कार्यवाही। दशकों से उबल रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव
22 अप्रैल 2025 को उस समय उफान पर आ गया जब भारतीय प्रशासित कश्मीर के शांत शहर पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, की जान चली गई, जिससे पूरे भारत में सदमा पहुंचा। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया और इस्लामाबाद पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार उन जगहों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला थी जिन्हें भारत ने आतंकवादी शिविर और लॉन्च पैड बताया था। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट, हमलावर हेलीकॉप्टर और निगरानी विमान शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने और भारी हताहत करने का दावा किया। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों को स्वीकार करते हुए लक्षित क्षेत्रों में किसी भी आतंकवादी शिविर के अस्तित्व से इनकार किया। इस्लामाबाद ने दावा किया कि भारतीय जेट विमानों ने खाली मैदानों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी की, जिससे व्यापक क्षति हुई और डर फैला। सेक्शन 6, आतंकवाद को निशाना बनाना। आधिकारिक बयान। भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयानों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक गैर सैन्य एहतियाती कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य केवल आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। नई दिल्ली ने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि अपने नागरिकों को आतंकवाद के संकट से बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। भारत ने हवाई हमलों की प्रभावशीलता के जो सबूत होने का दावा किया, उसे भी साझा किया, जिसमें लक्षित स्थानों पर नष्ट हुई संरचनाओं और क्रेटर को दिखाने वाली सैटेलाइट इमेजरी और हवाई तस्वीरें जारी की गईं। सरकार ने पाकिस्तानी हैंडलर्स और आतंकवादियों के बीच संचार को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया, जिससे पहलगाम हमले में इस्लामाबाद की मिलीभगत साबित हुई। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावों का खंडन किया और नई दिल्ली पर सबूत गढ़ने और दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद ने कहा कि भारतीय हवाई हमले आक्रामकता का कार्य थे और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन था। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच फंसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिस्पर्धी दावों की पुष्टि करने के लिए संघर्ष करता रहा। सेक्शन 7, किरणा हिल्स की चर्चा। जबकि भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवादी ठिकानों पर केंद्रित था, लेकिन छिपे हुए ठिकानों की संभावना के बारे में अफवाहें और अटकलें फैल गईं। ऐसी ही एक अफवाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक दूरस्थ और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके किरणा हिल्स के इर्द गिर्द घूमती रही। माना जाता है कि वहां एक संवेदनशील न्यूक्लियर सुविधा है। भारतीय हवाई हमलों के समय किरणा हिल्स के पास भूकंप के झटके और असामान्य गतिविधि के दावों से सोशल मीडिया भरा पड़ा था। कुछ ने तो दूसरी बार विस्फोट देखने का भी दावा किया, जिससे अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया होगा। भारत सरकार ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और उन्हें निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया। हालांकि अफवाहें बनी रहीं, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति में और जटिलता आ गई। सेक्शन 8, दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देखता रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो शुरू में इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहा था, न्यूक्लियर टकराव की आशंका बढ़ने पर खुद को संकट में घिरा पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कूटनीति के प्रति अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने 2 परमाणु संपन्न प्रतिद्वंद्वियों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। रूस, चीन और यूरोपीय संघ सहित अन्य विश्व शक्तियों ने भी संयम और बातचीत का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक की, लेकिन स्थायी सदस्यों के बीच गहरे मतभेदों के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जैसे ही दुनिया अकल्पनीय होने के डर से सांस रोककर बैठी थी, आशा की एक किरण दिखाई दी। कई दिनों के गहन कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। हालांकि यह समझौता नाजुक था, लेकिन इसने तनाव कम करने और बातचीत पर लौटने का मौका दिया। सेक्शन 9, न्यूक्लियर साया मंडराता है। मई 2025 की घटनाओं ने
न्यूक्लियर हथियारों से उत्पन्न हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिला दी। भारत पाकिस्तान संकट हालांकि टल गया, लेकिन इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आसानी से कोई संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे संभावित रूप से एक विनाशकारी न्यूक्लियर आदान प्रदान हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस असहज वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि न्यूक्लियर खतरा शीत युद्ध का अवशेष नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा था। इस संकट ने न्यूक्लियर जोखिम कम करने के उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें बातचीत, विश्वास निर्माण के उपाय और हथियार नियंत्रण समझौते शामिल हैं। परमाणु युद्ध का साया मानवता पर मंडराता रहता है। जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, तब तक उनके इस्तेमाल का खतरा, चाहे जानबूझकर हो या आकस्मिक, बना रहेगा। परमाणु विनाश से सुरक्षा की एकमात्र गारंटी सामूहिक विनाश के इन हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने में है।